वही मकान है जहां से पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। इस बस्ती में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह भरोसा नहीं है कि नौमान इलाही इतना बड़ा गद्दार हो सकता है। इसको सब कुछ पता, इसकी इंक्वायरी करी जाए, रशीद की भी और इसकी भी। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर में एक बार फिर धर्म के आधार पर हिंदुओं का नरसंहार। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली, आप देखिए कि किस तरह से वहां पर टूरिस्ट की दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं पहलगाम घाटी में। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। मारे गए लोगों में से कुछ अपने परिवार के साथ आए हुए थे, कुछ अभी शादी करने के बाद कश्मीर घूमने आए थे, तो कोई अपने बच्चों के साथ कश्मीर की वादियों में कुछ हंसी खुशी के पल बिताने आया था। तभी गोलियों की आवाज से बेसरन गूंज उठा और बच्चों की किलकारियां उन आवाजों के बीच दब गई। अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर के नारे गूंजने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बंदूक की नोक पर हिंदुओं से पूछा गया कि क्या तुम्हें कलमा पढ़ना आता है? जब उन्होंने ना किया तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू। हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया। और ऐसा उन्होंने जानबूझकर सिर्फ मर्दों के साथ किया ताकि उनका संदेश महिलाओं की चीखों और सूनी मांग के रूप में हर हिंदू तक पहुंच सके। थोड़ा बताइए, पति को मार दिया? नहीं, बड़ा शांत रहो। मौत का ये मंजर देखकर अपना सब कुछ खो चुकी कुछ महिलाओं ने जब आतंकियों को कहा कि वो उन्हें भी मार दें, तो जवाब मिला, जाओ मोदी को बता दो। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। पीड़ित मां और बहनों की दर्द भरी चीखें मोदी के कानों तक पहुंची तो मोदी ने आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जाना कि हमारे दुश्मन सिर्फ सरहद पार ही नहीं बल्कि हमारे बीच भी मौजूद हैं। आतंकवाद पर की गई कार्रवाई के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की सूचनाओं के आधार पर कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी देश के अलग अलग हिस्सों से हुई है। गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तानी जासूसों के नाम कुछ इस तरह से हैं। जिन नामों को आपने स्क्रीन पे देखा उनमें से एक नाम है नौमान इलाही, जिसकी कहानी जानने हम पहुंचे उस जगह जिसको आप कैराना के नाम से जानते हैं। कैराना से एक विशेष वर्ग के पलायन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कैराना यानी उत्तर प्रदेश का वही कस्बा जो हिंदुओं के पलायन की कहानियों के लिए कुख्यात रहा है और जो नौमान इलाही की सारी जासूसी गतिविधियों की वजह से एक बार फिर बदनाम है। पहले भी सुर्खियों में रहा है, मान लिया मिनी पाकिस्तानी के नाम से पहले जाना जाता था। अब मान लिया 5 साल से, जब से योगी सरकार 8 साल से आई है, अब कैराना का जो साफ सुथरी छवि थी अब दोबारा से फिर धूमिल होनी शुरू हो गई है नौमान की वजह से। नौमान इलाही के उस इलाके को समझना होगा जिसके लिए हमने वहाँ गए, तैयारी की। दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर हमने जाना तय किया और जब हम कैराना पहुँचे वह इलाका है बेगमपुरा। बेगमपुरा की एक पतली सी सकरी सी गली है, छिपियाँ वाली उसको गली कहते हैं, जिसमें 25 से 30 मुसलमानों के, मुस्लिम समुदाय के मकान हैं और वो बंद गली है, आगे आर पार नहीं होती है। जब हम उसमें गए, प्रवेश किया पूछताछ करते हुए कि नौमान इलाही का घर कौन सा है, तो हमने देखा कि उसके घर पर एक रेड सा मतलब दरवाज़ा है, सिंगल रूम टाइप का बाहर से नज़र आ रहा था और हम देखा कि उसके दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये नौमान इलाही का मकान है जिस पर अभी
ताला अटका हुआ है। कैराना का 24 साल का नोमान पानीपत के सेक्टर 25 की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, लेकिन फैक्ट्री की मशीनों के शोर के पीछे छुपी थी एक गहरी साजिश, एक साजिश जो सीमाओं के पार से रची जा रही थी, पाकिस्तान से। इसकी शादी नहीं हुई है, ये 4-5 भाई बहन हैं जिसमें सभी की शादी हो चुकी है। यह एक इकलौता नौमान इलाही है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। नौमान इलाही अपनी बहन के यहाँ जो पानीपत में रहती है अपने परिवार के साथ में, उसके यहाँ जाकर के नौमान इलाही रहने लगता है। वहाँ से बॉडीगार्ड की नौकरी एक फैक्ट्री के अंदर करता है। वहीं पर रहते रहते वह अपने दोस्तों को कन्विंस करता है ISI के लिए काम करने के लिए, अलग अलग अकाउंट्स में पैसे भी मंगवाता है अपने लिए। ये पैसे किसी एक अकाउंट से नहीं बल्कि अलग अलग अकाउंट से भेजे जाते थे ताकि नोमान पर किसी को संदेह ना हो। नोमान इनको कहता था, मेरा फोन पे नहीं चल रहा, अपने दोस्त से पैसे मंगवाने हैं, और उनके खातों का इस्तेमाल करता, लेकिन हकीकत में ये रकम ISI की तरफ से आ रही थी। इनमें से कुछ को तो पता भी नहीं होगा कि उनके खातों का इस्तेमाल देश के खिलाफ किया जा रहा है, पर कई ऐसे भी थे जो धीरे धीरे नोमान के इस खेल में शामिल होते गए। पुलिस को पता चला है कि नोमान कम से कम 12 ऐसे युवाओं के खातों का इस्तेमाल करता था जिन्हें वो कमीशन भी देता था। इस साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं वो तो अभी सुरक्षा एजेंसियों को ही मालूम है। 13 मई 2025 के दिन जब नोमान गिरफ्तार हुआ तब उसके मकान से जो कागजात मिले थे उनमें 8 पासपोर्ट थे और एक पाकिस्तानी ID भी। ये पाकिस्तानी ID जिस आदमी की थी उसका नाम था इकबाल सिद्दीकी। जुर्म की दुनिया में इसका नाम इकबाल काना है। इकबाल बार बार अपने नाम बदलता है और वो भी किसी और के नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के इशारों पर। नोमान इकबाल काना का साथीदार कैसे बना, इसकी कहानी जानने के लिए हम चलेंगे शामली, जो कैराना से महज 17 किलोमीटर दूर है। शामली का परिवार है जो कि एक कलीम और उसका भाई तहसीन दोनों ही जेल में फिलहाल में बंद हैं और पिछले 1 साल से और 1.5 साल के तकरीबन उनको हो गया जेल में बंद हैं। इसमें थोड़ा सा आपको कलीम के बारे में समझना होगा कि 2023 में जब कलीम अपने परिवार के साथ में पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाता है और जब वहाँ से वापसी हो रहा था तो पाकिस्तान बॉर्डर पर उसके परिवार को रोक लिया जाता है तस्करी के मामले में कि वह ऐसा सामान वहाँ से लेकर के आ रहा था और जिसकी अनुमति नहीं थी। और उसके बाद में स्थिति ये होती है कि उसको जेल हो जाती है, केवल कलीम को नहीं, कलीम उसका माता पिता यानी कि 3 लोग थे उसके पूरे परिवार को जेल हो जाती है। पाकिस्तान की जेल में वह जेल काट करके सजा काट करके आता है। जब उसको रिहा किया जाता है, जब भारत लाया जाता है, भारत कलीम अपने परिवार के साथ में आता है तो यहाँ पर एजेंसियाँ पूछताछ करती हैं। पूछताछ के बाद में उसको छोड़ देती हैं। यह बात 12 अगस्त 2023 की है जब पाकिस्तान से रिहा होकर के वह उत्तर प्रदेश के अपने कैराना शामली शहर में आता है और उसके जस्ट 3 दिन बाद लगातार 3 दिन बाद STF चारों तरफ से उसके घर को घेरती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद सिद्ध होता है कि कलीम भी उस इकबाल काना के संपर्क में था, उस इकबाल काना के लिए काम कर रहा था, या इकबाल काना जो ISI एजेंट है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उससे उसने मुलाकात की थी। अब इसमें देखना यह है कि कलीम ने जिस इकबाल काना से मुलाकात की, बातचीत की या जिसके लिए काम कर रहा था उसी के लिए नौमान इलाही काम कर रहा था, उसी के संपर्क में नौमान इलाही भी था और उसी को लगातार हिंदुस्तान के आर्मी की और यहाँ के रेलवे स्टेशंस की लोकेशंस लगातार जो शेयर कर रहा था वो इकबाल काना को कर रहा था। मगर कलीम के पकड़े जाने के बाद इकबाल नया साथी ढूंढ रहा था। ये पहली बार नहीं था। जैसे ही इकबाल काना का कोई एजेंट गिरफ्तार होता वो नया मोहरा ढूंढने लगता था। नौमान इलाही वही नया मोहरा था जो इकबाल काना की नज़र में कई सालों से था, देखा जाए तो बचपन से ही। दरअसल इकबाल काना नौमान के अब्बा का भी यार था। दोनों मिलकर फर्जी पासपोर्ट का धंधा करते थे। यही इकबाल आज से 30 साल पहले फर्जी पासपोर्ट पर पाकिस्तान चला गया था। उसके बाद से ही इकबाल पाकिस्तान के लिए बड़े स्तर पे काम करने लगा। इस वक्त नौमान सिर्फ 10 साल का था। ये बात किस्से कहानियों की नहीं है बल्कि कैराना के स्थानीय निवासियों ने ही बताई है। बाप भी ऐसा ही था। बाप भी कैसा था? नकली वो बनावेगा पासपोर्ट? जी, मतलब बाप भी इसका नकली पासपोर्ट? बाप भी
बाप भी ऐसा ही था और ये भी ऐसा ही। अपने अब्बा की मौत के बाद नोमान भी पासपोर्ट बनाने का काम करने लगा। इकबाल खाना ने शायद इसी वजह से नोमान को कलीम के पकड़े जाने के बाद अपना साथीदार बनाया। इसके बाद नोमान दिलशाद मिर्जा नाम के एक आईएसआई एजेंट के संपर्क में भी आया। जांच एजेंसियों को नोमान के मोबाइल से मिली कॉल डिटेल से इन रिश्तों के सबूत मिले हैं। इकबाल खाना और दिलशाद मिर्जा जैसे पाकिस्तानी एजेंट्स भारतीय सेना के ठिकानों की तस्वीर मंगवा रहे थे और नोमान एक जासूस की तरह उन्हें जुटा रहा था, बेहद सावधानी से और चुपचाप। जब 5 साल की उम्र में नोमान इलाही का पासपोर्ट बनता है तो 2010 तक, यानी कि मान लीजिए कि आप 10 साल की उम्र तक नोमान इलाही 3 बार पाकिस्तान की यात्रा करता है। आप सोच के देखिए, भले ही वह रिश्तेदारों से मिलने के बहाने या वहाँ आने जाने के बहाने नोमान इलाही ने यात्रा की हो, लेकिन जांच एजेंसियां यह दावा करती हैं, पूछताछ के बाद में यह दावा करती हैं कि 10 साल की उम्र में नोमान इलाही आईएसआई एजेंट इकबाल खाना के संपर्क में आ गया था और उसके लिए फिर काम करने लगा था। और जांच एजेंसियों का यहाँ तक दावा है कि उसने 2017 में, यानी कि 2010 के अंदर उसके पासपोर्ट की वैधता खत्म हो जाती है। इसके बावजूद 2017 में वह बिना पासपोर्ट के, यानी कि अवैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा करता है। शामली और कैराना की गलियों में पाकिस्तानी जासूसों का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। ये बात कुछ लोगों को तो विचलित कर सकती है, पर कुछ कहेंगे कि ये तो होना ही था। 2016 की बात है जब कैराना अचानक से राष्ट्रीय अखबारों के फ्रंट पेज पे छपने लगा। किसी सकारात्मक वजह से नहीं, बल्कि हिंदुओं की दयनीय स्थिति को लेकर। हालांकि कई अखबार तब भी यही साबित करने का प्रयास कर रहे थे कि पीड़ित अब भी कैराना के बहुसंख्यक मुसलमान ही हैं। हिंदुओं की कहानी साल 1990 में कश्मीरी पंडितों की कहानी की तरह ही थी, यानी अपने ही घरों को छोड़ने पे मजबूर होना और अपने ही घरों पे लिखना कि ये घर बिकाऊ है। इसी कैराना में आज नोमान इलाही जैसा व्यक्ति पकड़ा जाता है, जो भारतीय सेना की रेकी तो करता ही था, साथ ही पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को पल पल की जानकारी भी देता था। इन जानकारियों में रेल के रुकने की सूचना, वीडियोज और मैप्स पाकिस्तान पहुंचाई जाती थी। याद रहे कि जब आईएसआई का जासूस नोमान इलाही रेलवे स्टेशन के नक्शे और वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर को दे रहा था, उसी समय भारत के अलग अलग हिस्सों में रेलवे ट्रैक्स को तोड़ने और एक्सीडेंट के प्लॉट तैयार करने के घटनाक्रम भी सामने आ रहे थे। हैरानी की बात यह है कि सभी लोग एक ही बात कर रहे थे, वही एक बात जो हमें इमाम से सुनने को मिली। आपके पड़ोस में जो घटना हुई उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नोमान इलाही हमें नहीं पता, हम नहीं जानते भाई मामले। हम तो पड़ोस में नहीं, हम तो दूर रहे हैं भैया, हमें क्या पता। हाँ बाहर रहते हैं हम तो भैया, गाँव में हम तो हमें क्या पता भाई। एक बार फिर नोमान इलाही की वजह से कैराना चर्चा में है सर। हम नहीं जानते कौन है सर। नोमान इलाही के बारे में पूछा ना, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। जाओ आप। यहीं से रहने वाले कैराना से? नहीं, यहाँ तो किराना नहीं, कैराना बदनाम हो रहा है नोमान इलाही की वजह से। इनसे बात करो, हम कुछ नहीं कर। आप नहीं जानते? हम नहीं जानते। ओके सर। यहाँ कोई नहीं जानता उसको। छोड़ देना चाहिए? क्यों? बच्चा है, हाँ? बस आ गया उसके दिल में फतूर, क्या आया क्या नहीं, भाई हम तो कुछ कह नहीं सकते। आप तो कह रहे हैं छोड़ देना चाहिए। मैं कह रही एक दफे तो अल्लाह ताला भी माफ कर दे, एक दफे तो अल्लाह भी माफ कर दे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको शायद ये स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। नहीं, जो जुल्म करा उसकी सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए जी, चाहे हल्की हो या भारी हो, गलती की सजा मिलनी चाहिए। नोमान इलाही जहाँ पानीपत में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता था, वहाँ हम जैसे ही पहुंचे, जैसे ही उस रिश्तेदार के घर में हमने प्रवेश किया, ऐसे ही हमारा कैमरा देखते ही पूरा परिवार भड़क गया। पुलिस वाले से जाकर बात करो या इसके घर जाकर बात करो। नोमान कहाँ रहता था? यहाँ नहीं रहा था, कैराना रहा था वो। कैराना? हाँ। गिरफ्तार कहाँ से हुआ? हमें क्या पता कहाँ से हुआ। आपका रिश्तेदार बेटा क्या था वो? अरे यार ऐसा बात करने के लिए आए आपसे। देखो ऐसा है, दिल्ली से आए हैं वो तो आप उसके क्या लगते हैं? पता क्या है, हम बहुत परेशान हैं, 8-10 दिन हो गए। आई समझ में? मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी, समझ। हाँ बस प्लीज मैं समझ रहा हूँ। हम परेशान हैं पहले जी। ये पुलिस वालों के पास में आ जाओ, सीआईए में वो बताएंगे सब कुछ आपको। सीआईए वाले में चले जाओ, वो सब कुछ बताऊंगे आपको। वो वहीं है वो सब लड़का वहीं है। आपसे भी कोई पूछताछ की है उन्होंने? किसने? हमारे तो लड़का सुबह का गया है, अब आया है। हम परेशान हैं।
वीडियो बनाने के लिए तो आए हैं हम, अपना काम करने के लिए आए हैं। देखो ऐसा है, हाँ मैं परेशान और ना आप जैसे लोग जो ना पता नहीं क्या क्या बतावा है, क्या क्या लिखे हैं, हम तो खामा परेशान है। जो ना करने वाले हैं वो भी परेशान हो रहे हैं साथ में, हम तो ना करने वाले हैं। समझ रहा हूँ, कई दिन हो गए आप मीडिया से जूझ रहे होंगे, तरह तरह के लोग आ रहे होंगे और हम भी उनमें से एक हैं, लेकिन सब वही जानने के लिए आ रहे हैं कि आपको बिल्कुल पता नहीं था उससे पहले कि वो लड़का कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहा है। हमें कुछ नहीं पता इस मामले में। आई समझ में, जो कुछ तफ्सीस करी है CIA वालों ने करी है और उन्होंने कहाँ से पकड़े हमें नहीं पता, बाकी यहाँ से नहीं पकड़ा गया। क्या करता था, क्या काम करता था, आपके जहन में क्या था? ऐसा है, हमें उस मामले में कुछ नहीं पता। अगर हमें पता होता तो हम यहाँ ना होते, हम वहाँ होते। उसी के साथ? हाँ, अगर हमें कुछ पता होता ना तो हम वहाँ होते। तो यहाँ रहने के लिए आपने बुलाया था या खुद आया था? खाली फिरा था वो बस। अब आपके पास आपका रिश्तेदार आओगा, आप भगा दोगे क्या? वही कह रहा हूँ, वो खुद आया था या आपने बुलाया था? नहीं, आपका रिश्तेदार आपके पास आओगा, आप भगाओगे? नहीं भगाएंगे, बिल्कुल नहीं। बस वो काम हमारे साथ है। हम तो वो क्या कर रहे हैं ना, अब वो अपनी आई में तो मुर्गा मर गया, तू क्यों मरी बटेर, हम तो बटेर में है हमारी गिनती तो। और मीडिया वाले ऐसी बता रहे हैं, क्या कहने हैं उनके। जी एक से बात एक बात दूसरी बात बताने लग गए हैं, इतनी बात है नहीं सर, कोई जवाब सवाल नहीं करना है, कुछ नहीं बस कर दिया जो सब बात नहीं करनी है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं करनी। नहीं कोई बात नहीं, बता दी जो परेशानी थी, बता दी ना, हमारे बड़ों ने बता दी ना जो परेशानी। नहीं, हमारा कोई प्रेशर नहीं है आपसे, प्लीज हमारा कोई प्रेशर नहीं है। हम भी आए हैं, दूर से आए हैं, दिल्ली से आपसे ये सब देखने और दिखाने के लिए बातचीत करने। सर बता दी जो बात। इधर कौन से कमरे में रहता था वो? यहाँ नहीं रहता था वो, रहता ही नहीं था? हाँ, यहाँ नहीं रहता, वो फैक्ट्री में था उसका कमरा। कभी कभी आया करता था हमारे। कभी आपके साथ नमाज जाता था? ना, यहाँ जब कभी कभी आता तो मस्जिद में, हमारे साथ कहाँ जाएगा। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? अपना नाम क्या बताया? मैंने तो नाम बताया ही नहीं। क्या नाम है? वो तो भाई मीडिया में सारे में छाए। कोई बात नहीं, छाए हुए हैं आप, पूरे देश में चर्चा में हैं। अब हाँ, हमारी तो बड़ी बड़ी इज्जत खत्म हो गई है जो थी। कितने साल हो गए आपके यहाँ रहते हुए? 35 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। प्लॉट खरीदा होगा पहले? हाँ, तो बनाया भी होगा? हाँ, हमारी तो 35 साल की बनी बनाई खत्म हो गई है। ये इनका दर्द है, अपना दर्द है, क्योंकि जिस हिसाब से लंबा समय इनको हो गया है यहाँ पर। नोमान इलाही ने इनकी इज्जत पर एक बट्टा लगाया है जो लंबे समय से इन्होंने कमाया था। जो कह रहे हैं कि इज्जत हमने कमाई थी अपना काम करके, मेहनत मजदूरी करके। सामान्य सा मकान आप देख सकते हैं, जिस हिसाब से काम करते हैं, लकड़ी का ही काम करते हैं और बहुत नॉर्मल से मकान में इनका निवास है रहने का। इनका कहना है कि हमारा ऐसा 1% भी हमें कोई ऐसा वो नहीं था कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस यहाँ से फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता था और इस तरह का कोई अंदेशा इनको बिल्कुल भी नहीं था। क्या पता है उसके बारे में? ये जी मनमोहन नगर में रशीद लुहा रहता है जी, ये इसके पास 1 साल से रहता था। 1 साल से रहता? 1 साल से रहता था। 1 साल से रहने के बाद इसने पाकिस्तान में जाकर ये मिला है जी। पाकिस्तान में मिलने के बाद इसने वो फैलाया है, रेल की वो दी है, लोकेशन दी है। हाँ जी, मनमोहन ने ये कल को कहीं हो रहा भी, कुछ और भी करेगा। हमारी दी बेटी है स्कूल में भी, जहाँ बाण बेटी भी है, और क्या पता हमारी रिफाइनरी की देगा, हमारी कोर्ट की लोकेशन देगा, किस वजह से लोकेशन भेज रहा था। ये रशीद के पास 1 साल से रह रहा था यहाँ से। ये रशीद इसको लेके वहाँ से आड़ी कॉलोनी में दवा दुआने भी जा था। इसको सब कुछ पता, इसकी इंक्वायरी करी जाए, रशीद की भी और इसकी भी। अच्छा, रिश्तेदार की भी? हाँ। उसके रिश्तेदार कैसे लोग हैं, क्या करते हैं? पता नहीं हमें, तो मैं मुसलमान है, हम हिंदू हैं, हमें क्या पता। तो मुसलमानों से मतलब नहीं रखते आप? लोग तो अपने हिसाब से बात करेंगे और कुछ कौम के रहनुमाओं के हिसाब से बात करेंगे, पर इन सब की बातों से बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस देश में नोमान जैसे पाकिस्तान परस्ती के लिए इतनी आसानी से क्यों तैयार हो जाते हैं। बुद्धिजीवियों का एक वर्ग तो नोमान की तथाकथित गरीबी को वजह बता देगा
और कुछ लोग और भी बड़े बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में नोमान को एक सताया डरा हुआ मुसलमान बता देंगे जिसने सिस्टम से लड़ने के लिए यह काम किया। जरूरत है कि हम उस डिबेट में न पड़ते हुए जो खतरा साफ दिख रहा है उस खतरे की बात करें। ये वही खतरा है जिसको जनरल बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट की लड़ाई का नाम दिया था। अब बात निकली है तो बस नोमान पे ही खत्म नहीं होनी चाहिए। जो भी जासूसी के इस खेल में शामिल थे सबकी कलई खुलनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि पासपोर्ट बनाने के इस खेल की आड़ में दसियों सालों से क्या चल रहा है। क्या देश में घुसे जासूसों और घुसपैठियों को मदद करने का एक पूरा नेटवर्क है या फिर इससे भी ज्यादा कुछ और खतरनाक।